ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर वो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक बाकी वो टेलीस्कोप रहेगा। और टेलीस्कोप के अंदर डिफरेंट 3 टाइप्स उन लोगों ने बताई। सबसे पहले जो टेलीस्कोप की वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकेंड जो दी वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एंड थर्ड वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। डिफरेंट 3 टाइप ऑफ टेलीस्कोप उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने बताया ओके, वो रिफ्रैक्टिंग के लिए कंप्लीट करके दिया है। मतलब मैग्निफिकेशन जो दी वो रिफ्रैक्टिंग के लिए दी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और बाद में टेरेस्ट्रियल जो है उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो स्पेस में ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। मतलब सन, स्टार्स जो भी है वो ऑब्जर्व करने के लिए ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उससे फाइनल इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगा। फाइनल इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड, और वो स्मॉलर भी होगा। ऑब्जेक्ट से तो स्मॉलर ही रहेगा, सिंपल चीज है। क्लियर? बाद में बताऊं उसने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप है वो इन्वर्टिंग लेंस की पैर से बनाया जाता है। इन्वर्टिंग लेंस की पैर मतलब कि आप इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस यूज करके डिफरेंट 2 लेंस यूज करने के बाद इस टाइप की टेलीस्कोप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? और बाद में उसने बताया कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से डिफरेंट मिरर से होता है। डिफरेंट मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से आप इस टाइप की टेलीस्कोप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो बताया उन्होंने वो समझ 2 लेंस है, डिफरेंट 2 लेंसेस यूज करने के बाद एज फॉर एग्जांपल कि ये ऑब्जेक्टिव और यहाँ जो मिलेगा वो आईपीस। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब रेज आएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो वहां से जो रेज आएंगे सेंटर से पास होना चाहिए। तो पहली रेज यहाँ से पास करेंगे, सेकेंड उसको पैरेलल होगा, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ इसकी इमेज मिलेगी। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो पैरेलल जाएंगे यहाँ इसकी इमेज मिलेगी। ये जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और सेकेंड लेंस से जो इमेज मिलेगी ओके, वो इमेज उसका एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होती है स्केल से ड्रा करेंगे तो पता चलिए इसके इस तरह की इमेज मिलेगी। ओके, टेक्स्ट में इमेज बताया नहीं भी बताया, क्योंकि एक्सटेंड करें तो बहुत दूर तक हो सकता है। स्केल से कंप्लीट कर लेना है डायग्राम, पैरेलल होना चाहिए दोनों लाइन से। अब देखो यहां से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जो पैरेलल जाए पहले रिफ्लेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये यहाँ आने के बाद इसे वापस होगा, तो ये दोनों का आगे एक्सटेंड करेंगे तो फाइनल इमेज यहाँ मिलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, इमेज कैसे मिलता है? इन्वर्टेड। उन लोगों ने बताया कि जहां ये इमेज कंप्लीट होता है यहाँ तक की जो फोकल लेंथ है उसको लिखा FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी ये मतलब रेज आएंगे उसकी इमेज फोकल पॉइंट पे ही मिलेगी। लेकिन ये इमेज सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और ये इमेज इस तरह से सेट करना कि ये लेंस के लिए पोल और फोकल पॉइंट के बीच में होना चाहिए। मतलब ये सिमिलरली ये डिस्टेंस आप डिसाइड करेंगे तो ये FE इतना ही होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट FE।
मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जितना होना चाहिए। तो फाइनली आपको इस तरह की इमेज मिलेगी। अब डायग्राम के अंदर उन लोगों ने इस एंगल को अल्फा बताया, तो ये भी अल्फा होगा। सिमिलरली इमेज से मिलने वाली, मतलब इसको बीटा करके लिखा, इसको बीटा करके लिखा है। क्लियर? अब यहाँ आपको दो लेंस यूज किया, दोनों लेंस से मिलने वाली आपको क्या करनी है, मैग्निफिकेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन उन लोगों ने बताया कि मैग्निफिकेशन आप कंप्लीट करना चाहे तो एक चीज ये भी हो सकती है कि इमेज से जो भी इमेज जो है वो बीटा जितना एंगल बनाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फा एंगल बना के देगा। कितना? अल्फा। ओके, तो इससे आप कंप्लीट कर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इसने लिखा एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखा टेन बीटा, टेन बीटा, ठीक है। टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, अब देखो ये जो इमेज यहाँ बनती है, इन लोगों ने ज्यादा बताया कि ये बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, तो एंगल टेन बीटा करके तो एच अपॉन एफ ई करके लिखा। ये सिंपल चीज है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा, ये एंगल बहुत छोटे बनेंगे, तो उसको आप टेन बीटा इक्वल टू बीटा भी लिख सकते हैं। एच अपॉन एफ ई करके लिखा, एच अपॉन एफ ई, जो हाइट यहाँ बनती है सिमिलर इतनी हाइट यहाँ रहती है, एच अपॉन, इसको क्या बताएंगे, एफ ई। सिमिलर ये पॉइंट है, वो पॉइंट एफ ई तरह उसने कंप्लीट करके दिया। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी बीटा इक्वल टू यही लिखा ना, यहाँ बीटा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो बीटा की फॉर्मूला एच अपॉन एफ ई करके लिख सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, एंगल जब छोटा रहेगा तब। सिमिलरली अल्फा लिखना है तो जो हाइट यहाँ बताई इस ट्रायंगल में भी उतनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब एच, एच से मतलब एफ ओ, तो उसको भी आप अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ ओ ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? ये दोनों वैल्यूएशन मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला में ऐड कर दो, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा मतलब h अपॉन एफ ई, h अपॉन एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ h कैंसल, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, सो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अब एक चीज और कि जैसे भी आप टेलीस्कोप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव जो है उसकी लेंस की डायमीटर ज्यादा होती है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो आईपीस है उसकी डायमीटर कम और फोकल लेंथ भी कम रहती है। इसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा, और इसकी फोकल लेंथ जितनी कम उतनी मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। जैसे मैंने आपको टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप में बताया था, ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या लिखा था हमने, ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बताएंगे, ट्यूब लेंथ। माइक्रोस्कोप वाली थियरी सपोज पता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, ये दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको क्या बताया जाता है, ट्यूब लेंथ। लेकिन टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ क्या होती है, टेलीस्कोप के अंदर ये दोनों के बीच में गैप ही नहीं होती, तो टेलीस्कोप के लिए ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ये दोनों का ऐड कर दो उतनी ट्यूब लेंथ रहेगी। ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर? तो एक चीज ये भी है जो उन्होंने मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करके दी, एक बार फटाफट उसको देख लो और ये अंडरलाइन कर लो कि ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई करके लिखा होगा। चलो फटाफट एक बार ही देख लो, तो बाद में जितने बाकी सब दिए उसको फटाफट इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो बाद में खुद में खुद पढ़ लेना पहले, लेकिन आज पहले मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला कंप्लीट करो।
टेलीस्कोप की जो उन लोगों ने डायग्राम दी उसमें 10 अल्फा 10 बीटा मतलब डायग्राम में ड्रॉ करके दिया है, लेकिन उसने तो सिंगल लाइन में फार्मूला कंप्लीट करके दे दी, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इस चैप्टर में अंदर हाईएस्ट फार्मूला जो है मैग्निफिकेशन की है, और मैग्निफिकेशन की जितनी फार्मूला इसमें चेक करो कि पैरामीटर ऑफ इमेज अपॉन पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट करके उन लोगों ने कंप्लीट किया है। फर्स्ट जो हमने फार्मूला स्टार्ट की था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाद में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आज लिखा एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। इसका नंबर ऑफ फार्मूला मैग्निफिकेशन के लिए हो सकती है। ओके, सेकंड चीज एक और भी है कि यहाँ उन लोगों ने जो आपको फॉर्मूला दी कि m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ, तो टेक्स्ट में एग्जांपल दिया एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ सपोज 100 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ जो है ओनली 1 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन होगा 100 डिवाइड बाय 1, मतलब 100 टाइम्स मोर, मतलब 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा आपको इमेज दिखाई देगा। ओके, अब इतना बड़ा जब इमेज आपको दिखाई देगा, ओके, तो उन लोगों ने क्या बताया, ये टेलीस्कोप है और सपोज स्पेस के अंदर दो ऐसी ऑब्जेक्ट या प्लेनेट है कि जिसके बीच की एंगुलर डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच की सेपरेशन ओनली 1 मिनट, टेक्स्ट में ऐसा लिख के दिया ओनली 1 मिनट, 1 डिग्री हमको नहीं दिखाई देता तो 1 मिनट तो कैसे मिलेगा, 1 मिनट मतलब 10 और 1 डिग्री के बीच में 60 डिवीजन में से 1 डिवीजन, इतनी सेपरेशन तो इजीली हम नहीं देख पाते। लेकिन बताइए इतने सेपरेशन पे भी सपोज दो इमेज है और ऐसी टेलीस्कोप से आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो 100 इंटू 1 हो जाएगा, तो मतलब 100 मिनट का डिफरेंस आएगा, और 100 मिनट का डिफरेंस का मतलब क्या होगा 1 डिग्री एंड 40 मिनट। ओके, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच की एंगुलर सेपरेशन ओनली 1 मिनट थी, इस टाइप के टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 1 डिग्री और 40 मिनट्स की सेपरेशन दिखाई देगी, मतलब इस तरह से मैग्निफिकेशन कंप्लीट हो सकता है। ओके, इमेज तो मिलेगा लेकिन सेपरेशन भी आपको ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए मैग्निफिकेशन में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कम, तब जाके रेशियो कंप्लीट होगा। बुक में आप सपोज मैच करने जाएंगे तो इसमें 1.67 लिखा होगा, चेक करो उसने 1.67 डिग्री, 1.67 डिग्री, मैंने डिग्री और मिनट में लिखा है इसलिए डिफरेंस है 1 डिग्री और 40 मिनट्स। ओके, उसके बाद उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी आपको वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की है, जिसमें रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो कितना लाइट उस मतलब लेंस से एंटर होगा। ओके, अब लेंस से सपोज आपको ज्यादा लाइट एंटर करना है तो डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन क्या होगा एरिया, इसका मतलब इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, ओके, उतनी ज्यादा लाइट एंटर होगी। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखती उसकी भी मैग्निफिकेशन या क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी, इससे रेजोल्यूशन पावर बताया जाता है। सेकेंड चीज कि नजदीक जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मैग्निफिकेशन बढ़ेगी उतनी सेपरेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो भी डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, क्योंकि समझो कि डायमीटर ज्यादा है फोकल लेंथ ज्यादा मिलेगी, और इसलिए जितना हो सके इतना ज्यादा डायमीटर रखेंगे तो आपको रेजोल्यूशन पावर भी ज्यादा मिलेगा। चेक करो उन्होंने अभी जो इस टाइप की टेलीस्कोप यूज की जाती है इसमें लिखा है कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव की डायमीटर 40 इंच मतलब 1.02 मीटर है, 1.02 मीटर अभी जो यूज किया जाता है। लेकिन सब प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना बड़ा लेंस बनाएंगे तो उसकी जो कॉर्नर है एक तो वेट ज्यादा हो जाएगा, ग्लास बनेगा इसलिए, और कॉर्नर जो शार्प क्लियर नहीं होती, क्लियर नहीं होगा इसलिए दो चीज बनेगी। अभी आपने कभी प्रैक्टिकल वो लैब में नहीं की, इसलिए लैब में जब लेंस और मिरर के एक्सपेरिमेंट होते हैं तब आपको पता चलता है कि सामने पिन रखेंगे वो स्टेनलेस स्टील की है, लेकिन इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो कभी वो कलरेशन वाली दिखती है, कलरेशन वाली, क्यों, जब लाइट एंटर होती है कॉर्नर प्रॉपर नहीं होती तो रेनबो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कॉर्नर आपको रेडिश या येलो शेड ऐसा दिखाई देगा,
एक ये वाली प्रॉब्लम होती है। सेकंड कि कॉर्नर प्रॉपर नहीं होती ना, तो जब हम चेक करते हैं कि दोनों के बीच की पैरेलक्स रिमूव हो गई कि नहीं, तो जब हम इधर उधर दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड ऑब्जर्व करते हैं ना, तो पिन स्ट्रेट होती है, लेकिन जब आप साइड पे जाए तो ऐसे बैंड हो जाएगी। वो बैंड होने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी ड्यू टू कॉर्नर, सिमेट्रिक कॉर्नर नहीं होती, इसकी जो एज है वो सिमेट्री नहीं होगी, तो इसके लिए इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है और लेंस में सबसे ज्यादा होती है। और इसलिए उन लोगों ने बताया कि लेंस से जो भी टेलीस्कोप बनता है, इससे अच्छा है कि सपोज मिरर से बना जाए ना, तो मिरर की इतनी वेट नहीं होती। सपोज लेंस बनेगी तो दोनों साइड ऐसे कॉन्वेक्स होगा, वेट ज्यादा होगा, कॉर्नर प्रॉपर नहीं बनेगी। लेकिन मिरर बनाएंगे तो उतना बड़ा मिरर होगा तो वेट कम होगी और कॉर्नर भी जो है आपको क्लियर मिलेगी। उन लोगों ने एक चीज और भी बताई, कौन सा बाद में टेलीस्कोप एक्सपेंड करके दिया होगा। ओके, रिफ्रेक्ट टेलीस्कोप के लिए बताया। उसने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह सपोज आप इसके अंदर मिरर यूज करेंगे, ओके, तो उस टेलीस्कोप को क्या बताया जाता है, अभी मैंने टाइप पढ़ी थी, क्या बताएंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो व्हाइट ऑब्जेक्ट है, अभी हमने बताया मैंने, स्टेनलेस स्टील वाली जो ऑब्जेक्ट है जो कलरेशन में दिखती है वो नहीं दिखेगी, वो नहीं दिखेगी। मतलब कि जो ये एरर आती है स्प्रेडिशन हो जाना कलर की, वो नहीं होगा। इसके लिए मिरर के लिए लेंस में होता है, मिरर में नहीं होगा। सेकंड चीज उन लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो बैंड होने वाली है, अब पिन देखेंगे कॉर्नर पे जाएंगे जैसे बैंड हो जाना, या कभी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब सपोज किसी डॉट को आप ऑब्जर्व करें तो उसके नजदीक ऐसे ऐसे रिंग्स दिखेगी, वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आएगी। मतलब वो इमेज स्प्रेड हो जाने वाली बात है, वो बात भी इसमें नहीं होती। किसके लिए, मिरर के लेंस में होगा, मिरर में नहीं होगा। सेकंड सॉरी थर्ड पॉइंट कि लेंस से कम वेट मिरर का रहेगा, इसको हैंडल करना, करंट मतलब कि लाइट कैपेसिटीज चेक करो, ज्यादा बड़ा डायमीटर रखेंगे तो भी वेट कम होगा। और इसलिए क्या होगा, ज्यादा डायमीटर रखेंगे तो ज्यादा लाइट एंटर होगी या रिफ्लेक्ट होगी, एंटर नहीं बता सकते लेकिन रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड, जो कॉर्नर मैंने पहले बताया, जो प्रॉब्लम्स होती है कॉर्नर सिमेट्रिक नहीं इसलिए होता है, लेकिन लेंस में जो प्रॉब्लम होती है वो मिरर में इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा टेलीस्कोप के अंदर जहां उसको फिट करना है तो वहां भी इसको प्रॉपरली फिट कर सकता है। क्यों, लेंस के लिए दोनों सरफेस, ओके, दो मतलब जैसे पूरी साइड वाली सरफेस वो प्रॉपरली इक्वल नहीं होगी तो आपको इमेज के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन मिरर में इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ कर्व शेप रहता है ऐसा, डायमीटर कॉन्वेक्स में ऐसा ऊपर और नीचे, साइड वाली कॉर्नर प्रॉपर नहीं होगी तो ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगे और बाद में जो ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जैसे बेनिफिट है ऐसे इसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में प्रॉब्लम भी है। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसके अंदर लाइट जो एंटर होती है ना वो ट्यूब की तरह, मतलब जैसे इसमें एंटर हुआ तो उसी मेथड से आगे जाएगा, इसके सराउंड जो बाकी सब है वो लाइट एंटर होने में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। क्लियर, मतलब कि ऑब्जर्व करने वाला या आईपीएस लेंस सभी इसको ट्यूब की तरह, जितना पोर्शन सिलेंड्रिकल है उतने पोर्शन में ये दिखाई देगा, उसके बाद साइड में इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। सेकेंड कि जब लाइट एंटर होती है तो बस जो ट्यूब समझे ट्यूब बनाई तो उसी ट्यूब में होगा, सराउंड जो बाकी सब लाइट उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, इसको रेजिस्ट मतलब लाइट पास होने में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। सेकेंड से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हिसाब से कैलकुलेट करो तो आप जो लेंस से बना इससे मिरर वाली टेलीस्कोप की यूज सबसे ज्यादा है, लेकिन जो ड्रॉबैक थे वो भी उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। क्लियर, सेकेंड चीज अभी भी इस टाइप की एक टेलीस्कोप भी उन लोगों ने लिख के दी, कहाँ लिखा, टेलीस्कोप कैलिफोर्निया में 200 इंच 5.08 मीटर। अब देखो वो जो बताया मैंने 1.04 मीटर वाला, पहले जो डायमीटर वाला मैंने बताया था जो मिरर से 1.02 सॉरी नॉट 1.04 1.02 मीटर जो लेंस से बना था, लेकिन जो मिरर से उन लोगों ने बनाया उसमें 5.08 मीटर, इससे तो बहुत बड़ा हो गया 5.08 मीटर। ओके,
लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको जब ऑब्जर्व करना है तो ट्यूब की तरह जो मतलब कंस्ट्रक्शन या उसकी मतलब बॉडी उसके अंदर बैठ के आपको इसको ऑब्जर्व करना है। जैसे लेंस से होता है उस तरह से कंप्लीट नहीं करते। फिर भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज करके नॉर्मली एज फॉर एग्जांपल कि हम किसी और चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो उल्टिया दिखेगी कि दो लेंसेस है, किसी ये यहाँ भी दो लेंस है, एक के इन्वर्टर सेकंड इन्वर्टर का फर्स्ट पैरेलल आया तो ये इमेज बनी, इस इमेज को मैग्नीफाई किया तो मतलब ये उल्टा है तो ये भी उल्टा दिखेगा। माइक्रोस्कोप में भी हमने चेक किया था तो इस तरह से ही था। ओके, तो हर बार सपोज उल्टा इमेज मिलेगा तो उसकी प्रॉब्लम मतलब उसको सीधा कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने बताया उसके लिए एक और टेलीस्कोप है जहाँ लेंस नहीं लेकिन हम मिरर यूज करेंगे तो इसको इजिली आप इन्वर्टेड को सीधा कंप्लीट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल जो रेज अंदर एंटर होता है साइड पे यहाँ बनाए, चलो जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर बताया था कि जो रेज आई मतलब हम ये दोनों ड्रॉ करेंगे, यहाँ इमेज कंप्लीट करके दिया था। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि वो जो पैरेलल रेज है यहाँ एक कॉन्केव मिरर रख दो। आप कॉन्केव मिरर रखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके देगा, मतलब ये यहाँ है, ये लाइट यहाँ है। अब ये कॉन्वेक्स है, सामने एक कौन सी पैर रखी मैंने, कॉन्वेक्स मिरर की पैर, और कॉन्वेक्स मिरर की पैर रखी तो इस लेंस के अंदर बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी, यहाँ से बाहर की ओर जाएगा और यहाँ आई पीस होता है। अब समझो ये इन्वर्टेड इमेज वाली रेज यहाँ गई तो कॉन्केव जो है वो इन्वर्टेड को सीधा कर देगा। कॉन्केव, कॉन्केव से मिलने वाली जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड का इन्वर्टेड मतलब इरेक्ट हो गया। जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स वो कभी सेप मतलब उल्टा नहीं करेगा, वो सिर्फ इसकी शार्पनेस इंक्रीज करके देगा और इससे यहाँ आईपीएस के ऊपर आपको सीधा इमेज मिलेगा। तो ये क्रेसेगिन टेलीस्कोप है और क्रेसेगिन टेलीस्कोप दो इस टाइप की मिरर से बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल की जहां जहां भी दूर वाली ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व की जाती है, वीडियो शूटिंग वाली कैमरा और सबके अंदर प्रिज्म या लेंस होते हैं तो उससे मिलने वाली भी लास्ट इमेज इन्वर्टेड होती है। सीधा करना है तो इस तरह की मिरर यूज करने के बाद उसको हम सीधा कर सकते हैं, मतलब ये इन्वर्टेड है, कॉन्केव से फिर से इन्वर्टेड मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। और बाद में यहाँ फोकस करने के लिए एक और पैर रखी कॉन्वेक्स की जो उसकी शार्पनेस क्लियर करके देगी। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन थी वो क्रेशेगियन टेलीस्कोप की है, जो डायग्राम भी उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया है। लेकिन चेक करो ये सब जो चीज होगी वो उसके ट्यूब की तरह होती है। एज फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में चेक करके उन लोगों ने यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके दिया, ये पूरी बॉडी रहती है, इससे बाहर ये ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो क्रेशेगिन वाली चेक कर लो पूरी शॉर्ट नोट। उन लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए बेनिफिट्स विद ड्रॉबैक में दो सेंटेंस लिखे हैं, वो भी एक बार पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं। चलो पेज नंबर 342। ओके, डायग्राम 9.32 के बाद जो पैराग्राफ है उसको फटाफट पढ़ लो। आज मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे।
कंप्लीट। 342 नंबर पेज पढ़ा। कंप्लीट हुआ बाकी? ओके चलो इलास्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 इलास्ट्रेशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है। उन लोगों ने बताया सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.5 फिगर जो दी वो 313 पेज पे दी है, और 313 पेज पे जो इमेज ड्रा करके दी वो बियॉन्ड 2f के लिए है, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड सी बियॉन्ड 2f जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज होगी बिटवीन f एंड 2f, उसके लिए ड्रा करके दिया था। ओके क्वेश्चन में क्या लिखा? इज कवर्ड विथ अ नॉन रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ओके मतलब जो मिरर है उसकी हाफ सरफेस नॉन रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से कवर कर दी जाती है। सो व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव टू इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वैसे दो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज आप हाफ मिरर नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कवर करेंगे, फिर भी इमेज तो पूरा दिखेगा। इमेज कैसा दिखाई देगा? पूरा। क्यों? तो जब हमने डायग्राम बनाया था, फिर से मैं वो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सपोज एक ऑब्जेक्ट, ये फोकल पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली लाइन यहां से पास होगी, तो यहां हमको इमेज मिलेगा। अब देखो इसको पूरा, ये पूरा पोर्शन नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कवर किया जाएगा ना, तो भी आपको इमेज यहाँ मिलने वाला, क्योंकि फर्स्ट रे यहाँ गया, वापस यहाँ से आया। ओके सेकंड जितने एंगल पे गया उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ तक तो यूज होता ही है। तो इसका मतलब इमेज पूरा दिखाई देगा, इमेज आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इंटेंसिटी इसलिए हाफ होती है कि आप सपोज वो 9.5 वाली वो चेक करो। उन लोगों ने इसके लिए एक चीज और बताई कि यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से पास हुई, और ये जो मतलब ये वाली जो रेज है वो रिफ्लेक्शन नहीं देगी। तीन बताए, फर्स्ट ये, सेकंड ये वाला, थर्ड इस तरह से। तो थर्ड वाला जो है ये रिफ्लेक्ट होके नहीं मिलने वाला। क्यों? हाफ पोर्शन कवर्ड बाय नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इमेज वहां दिखाई देगा, इमेज पूरा दिखाई देगा, लेकिन जो इंटेंसिटी वो हाफ हो जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट इलास्ट्रेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। नाउ सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, फर्स्ट बहुत बार पूछा है, यहाँ ऑब्जेक्ट या इमेज से पूछा, लेकिन ऑलवेज वो लोग कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछते कि पर्सन की जो हाइट है वो पर्सन की हाइट से हाफ, पर्सन की जो हाइट है इससे हाफ 50% हाइट वाला मिरर रखेंगे
तो इमेज कितने परसेंट वाला दिखेगा? तो 100% वाला ही दिखेगा। जितनी हाइट पर्सन की है उसके सामने हाफ हाइट 50%, तो भी, क्योंकि चेक करो कि ये यहाँ सपोज आपने रखा इसका 50%, मतलब यहाँ हमने मिरर रखा, तो पहले तो जो है यहाँ से ड्रॉ करो कि ये तो सीधा दिखने वाला है। ओके, यहाँ से जो इसके लेग्स है वहां से चेक कर दो, इतने एंगल पे यहाँ ऊपर तक तो जाएगा ही, और ये तो सीधा दिखेगा। मतलब लेग्स जो भी रेज है वो आइस तक जाएगी और ये भी दिखेगी, मतलब उसकी हाइट से 50% हाइट वाला भी मिरर आप यूज करो तो भी उसकी इमेज क्लियर दिखने वाली है। ये कॉम्पिटेटिव में बहुत बार पूछा कितना मिनिमम हाइट वाला मिले, तो इसकी हाइट से 50% वाला होना चाहिए तो उसकी पूरी इमेज दिखेगी। अब जो उन लोगों ने सेकंड इलास्ट्रेशन में कंप्लीट करके दिया, वहां एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। ये F और ये 2F या C, उन लोगों ने एक मोबाइल ड्रॉ करके दिया है। इस तरह से ओके, और यहाँ एक राउंड करके दिया। अब देखो इसकी एक पॉइंट C पर है और ये फोकल पॉइंट रहेगा। ओके, सिंपल चीज है कि जो ये लिखो ये B, जो पॉइंट 2F पे या C पे उसकी इमेज 2F पे ही मिलेगी। जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट यहाँ दिखेगी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट, और ए पॉइंट जो है उसके लिए इमेज कहाँ मिलेगी वो चेक करना पड़ेगा। चलो ए पॉइंट के लिए इमेज चेक करनी है तो पहले यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कहाँ से पास करेंगे? फोकल पॉइंट से। ओके, सेकेंड फोकल पॉइंट से जाएगा, और कोई है? यहाँ से इधर ड्रॉ करिए, अच्छा रहेगा। जितने एंगल पे गए उतने एंगल पे वापस इस तरह से आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसे होती है कि बिटवीन एफ एंड टेप के बियॉन्ड सी होना चाहिए ना, एफ से हो गया। ये तो एक रेज बराबर है, सेकेंड फोकल पॉइंट 2, स्ट्रेट होना चाहिए वरना इमेज छोटी सी दिखेगी। इमेज सबसे बड़ी है। ओके, अब देखो दोनों इंटरसेक्ट हुए, इसका मतलब ए पॉइंट यहाँ दिखने वाला है, ए पॉइंट यहाँ दिखेगा। और जो कुछ इस तरह का मोबाइल दिखेगा। क्यों? जहां बी पॉइंट है उसकी इमेज बी पे ही मिलेगी। एक इमेज यहाँ तक जाएगी, एक इमेज यहाँ तक मिलेगी, क्योंकि ये एफ पे सॉरी 2F पे, 2F की इमेज 2F पे रहेगी। यू आर बिटवीन एफ एंड 2F तो ये जाएगा बियॉन्ड 2F। दूसरा बिटवीन एफ एंड 2F होगा तो इमेज क्या मिलेगी? मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? A mobile phone along the principal axis of a concave mirror shown in figure. So the situated diagram formation of its image explain why the magnification is not a uniform. यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन क्यों नहीं हुआ एक्सप्लेन करना है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो इसमें क्या बता सकते हैं? जो बी पॉइंट है बी टू सी, उसकी इमेज आपको बिडेस सी पे ही मिलेगी क्योंकि 12 की इमेज 12 पे होगी। लेकिन ए वाली जो पॉइंट है वो बिटवीन एफ एंड 12 है। ओके, और बिटवीन एफ एंड 12 है तो उसकी इमेज बियॉन्ड 12 होगी, मतलब मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन जो पॉइंट ऑन 12 है तो उसके ऑन 12 मतलब उतनी ही इमेज दिखाई देगी, जितनी ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है। लेकिन जैसे आप बिटवीन एफ एंड 12 होगा तो इमेज क्या हो जाएगी?
ब्रॉड होती जाएगी और इसलिए इसकी यूनिफॉर्म क्या मैग्निफिकेशन नहीं होगी। जो 2f वो 2f पे रहेगा, लेकिन जैसे अंदर आएंगे ये इमेज इधर जाएगा और उतना वो ज्यादा ब्रॉड होता जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड इंफॉर्मेशन की तरह है। मैं नहीं मानता कि इसको बोर्ड पूछेगी, लेकिन फिर भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इलास्ट्रेशन मैंने अपने लिस्ट चेक की, इलास्ट्रेशन में मेरे ख्याल से किसी भी न्यूमेरिकल तो कैंसिल नहीं किया मेरे ख्याल से, देख लेंगे। इलास्ट्रेशन में ऐसी कोई न्यूमेरिकल है जो उन लोगों ने कैंसिल की? चलो थर्ड से स्टार्ट करेंगे। 9.3 9.3 जो है वो सभी न्यूमेरिकल 3 मार्क्स की तरह रहेंगे, वो सभी न्यूमेरिकल 3 मार्क्स की तरह रहेंगे। देखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट नंबर 1 10 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर, 10 सेकंड 5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of a radius of curvature r equal to 15, r equal to 15 centimeter. Find the position, nature and the magnification of an image in each case. Okay, simple thing तो सबसे पहले ये है, f is equal to minus 15 by 2 centimeter is minus 7.5 centimeter. Minus q, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो मैंने टेबल लिखवाया था उसमें लिख के दिया था। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव में सभी नेगेटिव है। ओके, सो नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, and therefore 1 upon v is equal to 1 upon u minus, ये इधर जाएगा ना, 1 upon f minus 1 upon u। ओके, ऐड कर दो क्या क्या चीज है पता चल जानी चाहिए। f क्या है, माइनस 7.5, क्या होगा आंसर? किलोमीटर सेंटीमीटर। आंसर गलत है, आंसर गलत है। क्यों गलत था? अब देखिए तो प्लस हो गया, माइनस माइनस को प्लस करेंगे, माइनस 7.5। ओके, एलसीएम सपोज मैंने 75 ले ली, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 10 माइनस 30 सेंटीमीटर। so minus 2.5 divided by 75 and therefore v is equal to 75 divided by minus, okay, minus 30 centimeter, माइनस 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो माइनस 30 सेंटीमीटर पे ही मिलेगा, जिस पर ऑब्जेक्ट है उस पर मिलेगा। लेकिन पहले से चेक करना चाहिए था, तो भी अब क्लियर हो जाता। ये माइनस 7.5 से एफ, 2f कितना होगा, 2f कितना होगा 15, वो तो लिख के दिया है, 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर आपको लिख के दिया है। और चेक करो फर्स्ट जो आंसर था 10 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच में था, तो ये जो हमने कैलकुलेशन की वो बिटवीन f और 2f के लिए कैलकुलेट किया। जब बिटवीन f एंड 2f होगा तो ये बियॉन्ड 2f जाएगा, बियॉन्ड 2f मतलब 15 से ज्यादा, ये 30 सेंटीमीटर पे आंसर आ रही है। अब हमको मैग्निफिकेशन कंप्लीट करना है, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, सो माइनस v बाई u, ये माइनस 30 माइनस 10, आंसर -3। इसका मतलब क्या होगा, माइनस हो, इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और 3 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई आपको दिखेगा, 3 टाइम्स। माइनस मतलब इन्वर्टेड, रियल और 3 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाइंग होगा। ओके, सिमिलरली फॉर सेकेंड 5 सेंटीमीटर, u is equal to minus 5 centimeter, so 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u माइनस, ये कितना था 7.5
माइनस, so -7.5 एलसीएम करके कंप्लीट करो। चलो एलसीएम क्या होगा? -7.5 रहेगा, -1 प्लस 1.5, 0.5 divided by 7.5, b is equal to 75 divided by 0.5, कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये 15 मिनट तो आप ऐसा नहीं बता सकते 15 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, नहीं। देखो मेरी बात सुनो, पहले जो आपने कंप्लीट किया था f और 2f, पहले आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी, इमेज आपको यहाँ मिलती थी, सॉरी बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट आपने रखी थी, तो बिटवीन f एंड 2f आपको इमेज मिलती थी। ओके, अब सपोज आप अभी जो आप चेक कर रहे हैं, तो मिरर यहाँ है, फोकल लेंथ कितनी है 7.5, मतलब ये f और ये c, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखी है 5 सेंटीमीटर यहाँ रखी, तो इमेज यहाँ मिलेगी पीछे की ओर। ओके, और वो पता कैसे चलेगा? तो मैग्निफिकेशन कंप्लीट करो तो भी पता चलेगा, और ये पॉजिटिव ऐसे भी पता चलता है, क्योंकि कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी नेगेटिव, लेकिन v पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इमेज मिलती है। मतलब ये जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ओके, इसका मतलब वो लेंस के पीछे, अरे मिरर के पीछे मिल रहा है। अब यहाँ m इज इक्वल टू लिखना है, तो -v/u, माइनस v कितना आया 15, u कितना था -5, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज +3, और +3 मतलब क्या होगा? ये इमेज डायरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और 3 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर? चलो ये एक बार न्यूमेरिकल से कंप्लीट कर लो, जो उन लोगों ने लिख के दिया, उन लोगों ने पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं भी दिया होगा, फटाफट टेक्स्ट बुक में लिख के दे दिया होगा, लेकिन कंप्लीट करो उसको। देख लो टेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन वो पूरा नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। एक चीज और, 9.4 नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 9.5 से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 9.4 नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले 9.5। ओके, 9.5 में वो तो पहले भी एक्सप्लेन किया था जब हमने एमसी की तरह है। The Earth take 24 hours rotate one rotation about its axis. How much time does the sun take to shift 1 degree when view from the Earth? उस दिन बताया था कि वो 2 मिनट जल्दी 2 मिनट बाद तक दिखता है सनसेट और सनराइज के वक्त, उसकी कैलकुलेशन दी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है।
कि 360 डिग्री के लिए उसको 24 आवर 24 और सपोज मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट, तो 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा, 2 डिग्री 1 डिग्री ओनली 0.5 1 डिग्री के लिए कितना टाइम होगा, बस इतना ही कैलकुलेट करना है इसमें। ओके, तो ये कैलकुलेशन आंसर क्या देगी, टाइम t इज इक्वल टू 24 360 सॉरी 24 into 60 डिवाइड बाय 360, 60 60 कैंसल, 8 मिनट लिख सकते हैं। सो आंसर 4 मिनट होगा। वो बताया था कि सनसेट सनराइज के बाद भी 2-2 मिनट तक, सनसेट हो जाने के बाद 2 मिनट तक सन दिखता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले से सन दिखता है। ये कैलकुलेशन उन्होंने इस तरह से करा है कि 360 डिग्री रोटेट होने के लिए उसको 24 आवर लगते हैं, तो ये 1 डिग्री वाली शिफ्टिंग की टाइमिंग क्या होगी, क्लियर। तो ये इलास्ट्रेशन नंबर 9.5 था। ओके, नाउ 9.6 9.6 light from a point source in the air from the spherical glass surface of referent x 1.5 and radius of curvature is 20 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. What is the position of image is formed? Okay, well list बना कि क्या क्या चीज लोगों ने लिख के दी। चलो, radius of curvature are equal to 20 centimeter. Clear? Now referent x of medium is 1.5. तो air के लिए 1 हो जाएगा। Okay, object distance is 100 centimeter, मतलब वो माइनस लिखेंगे। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये टेक्स्ट बुक ने फॉर्मूला नहीं लिखी, माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v, n2 माइनस n1 अपॉन r, जिससे हमको v की वैल्यू मिल सकती है। सो नाउ माइनस 1 अपॉन u मतलब माइनस 100, 1.5 v 1.5 माइनस 1 अपॉन r 20 प्लस माइनस प्लस में होगा, क्यों बताओ, इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगी। क्या कैलकुलेशन हो सकती है, समझ ये उधर शिफ्ट कर दो। चलो 1.5 डिवाइड बाय v, ये पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो नेगेटिव, 100 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 20, 0.5 डिवाइड बाय 20, एलसीएम से कंप्लीट करना है या डायरेक्ट कंप्लीट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, ये -1 होगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2.5 होगा। So 1.5 divided by v is equal to 1.5 divided by 100। आंसर क्या हो गया, v is equal to 100 सेंटीमीटर, आंसर पॉजिटिव आया। ओके, behind the mirror. हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ है प्रॉब्लम, चलो लास्ट न्यूमेरिकल, ऐसा छोटा सा ही है 9.7 9.7 टेक्स्ट में चेक करो कैसे कैसे इलास्ट्रेशन दिए। वो लोग ने बताया कि आपको कैलकुलेट करना है, वो लोग कैलकुलेट करके नहीं देंगे, ऐसी कैलकुलेशन हमको रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला खुद को रखना है। ये जो 9.7 है ना, वो 9.7 उन लोगों ने 2020 में पूछा है। क्या लिखा, मैजिशियन during a show make a glass lens with a n is equal to 1.47 disappear into liquid। ओके, लिक्विड में रखेंगे, ऐसा लगे लिक्विड, पानी ऐसा नहीं, लिक्विड। व्हाट इज द रेफरेंस एक्स ऑफ अ लिक्विड, द लिक्विड बी वाटर। से क्या बताया कि लेंस जो है, लेंस वो उसने कहाँ रखा, लिक्विड के अंदर, और बाद में डिसअपेयर हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया। अब दिखना बंद हो गया तो लिक्विड पानी हो सकता है, क्या होगा। तो ये सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है,
कि ग्लास के लिए जो भी रिफ्रेंडेक्स है उतनी ही रिफ्रेंडेक्स किसकी होनी चाहिए, लिक्विड की होनी चाहिए। सपोज n1 इज इक्वल टू 1.47, n2 भी 1.47 ही होना चाहिए। और सिंपल चीज है, पानी का रिफ्रेंडेक्स कभी 1.47 नहीं होता, पानी के लिए होता है 1.33, मतलब वो लिक्विड पानी नहीं है। ओके, और ये किस तरह से वो अभी एक्सपेंड करते हैं, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन n1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाली फॉर्मूला यूज करो तो दोनों रिफ्रेंडेक्स इक्वल है, तो 1/f इज इक्वल टू 0 हो गया, f इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी। f इक्वल टू क्या हो गया, इंफिनिटी। f इक्वल टू इंफिनिटी किसके लिए मिलता है पता है, प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस जो होता है उसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। ओके, और इसलिए क्या होता है कि जब वो लेंस लिक्विड में रखेगा तो दिखना बंद हो जाएगा, तो दिखना क्या हो जाएगा, बंद। क्लियर, हाँ, तो इसका मतलब कि ये लिक्विड वाटर नहीं है। अप्रॉक्सीमेट आप चेक करो तो 1.47 इज नियरेस्ट टू ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की रिफ्रेंडेक्स नियरेस्ट 1.47 होती है, वो लिक्विड ग्लिसरीन हो सकता है। ये उन लोगों ने मार्च 2020 में पूछा था, टेक्स्ट में चेक करो क्या लिख के दिया, तो इतनी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, सपोज मार्क प्रॉपर्ली चाहिए तो। रीजन मेन है f इक्वल टू इंफिनिटी इसलिए होता है कि वो प्लेन सरफेस हो जाती है, मतलब इस तरह से बिहेव करती है, इसलिए आपको वो नहीं दिखाई देता। चलो आज इतना ही रखते हैं, और जो भी लिखना है उसकी पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ। जितने जितने न्यूमेरिकल्स आज किए सभी न्यूमेरिकल राइट अप कर देने हैं। ओके, आज इतना ही रखो, नेक्स्ट में गुड डे सर। इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट आपने कौन सा टेस्ट लिखा था, चैप्टर नंबर 8 MCQ। हाँ बस आज इस बार चैप्टर नंबर 9 की थियरी होगी, ओके सर। चैप्टर नंबर 9 की थियरी होगी।